कि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। विपिन जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि क्लियरली शिक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। जगह जगह स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जगह जगह सर्कुलेट कुछ पेपर्स हुए, संशय है उनको लेकर, सबूत मिले न मिले, पेपर लीक हुआ या नहीं है जांच का विषय बनता है। लेकिन अगर इसकी 0.1% भी संभावना है तो यहां दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलने की बात भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी छात्र का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये नुकसान की कैटेगरी में इस सुझाव को आप देखते हैं जो अब अपनाया गया, 1563 बच्चे या तो रीनीट देंगे या उनके ग्रेस मार्क्स को माइनस कर देंगे, बाकी बच्चे इतने से संतुष्ट हो जाएं, उनको लगे कि सब नीट एंड क्लियर हो गया है। देखिए, बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, नथिंग इज नीट एंड क्लीन अबाउट नीट एग्जाम्स, और ये बात तय है निस्संदेह। देखिए, और सबसे बड़ी बात है मेडिसिन, मेरे मित्र बैठे हैं बड़े, मैं तो इनको विश्वविख्यात स्वास्थ्य चिकित्सक बोलता हूं, डॉक्टर नरेश चावला को, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो काम करा, अभूतपूर्व काम करा था, कोरोना योद्धा बन के उभरे। तो यहां पर देखिए, मेडिसिन को हर एक मंच पे बोला जाता है, इट इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। तो यहां पर अगर इनके दाखिले में और एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर ये धांधलेबाजियां सामने आएंगी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो ये बहुत चिंता का विषय है, ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, कि बच्चों के कंधों पे देश का भविष्य है और आने वाले वक्त में ये लोग बागडोर संभालेंगे। तो यहां पर अगर हम इनको एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता जिसमें हो बिल्कुल और अकाउंटेबिलिटी हो वो नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब है सिस्टम कोलैप्स की तरफ है, और वहां पर हम उस थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं। तो यहां पर सबसे पहली ज्वलंत मुद्दा जो बनता है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, कि जो ये एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स, ये कैसा इत्तेफाक है, मतलब कमाल का इत्तेफाक है। और जो आप गुजरात का जो गोधरा, वहां पर आप लोग जो दूर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आप उस बच्चे वहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर इसके पीछे कौन रिंग लीडर है? तो ये क्या जांच का विषय नहीं है? तो यहां पर कोई भी एनटीए खास तौर पे पल्ला झाड़ नहीं सकता, ना शिक्षा मंत्री, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। कि आप लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूं इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो, हम लोग नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस हिंदुस्तान में बनाएंगे, ताकि वहां पर डॉलर्स में पैसा ना देना पड़े, इंडियन हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग बने, अर्थव्यवस्था को बल मिले। लेकिन उससे पहले जब तक आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और ये बच्चे बेवजह आज आंदोलन नहीं कर रहे, जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इनके साथ निश्चित बात है अत्याचार हुआ है, कि पूरे साल की मेहनत के बाद, अगर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आज इनको दाखिला नहीं मिल पा रहा, और ये तो बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए कितना पैसा लगता है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो भूल जाइए। तो यहां पर आप सोचिए, जो मध्यम वर्ग के परिवार से आता है उसमें क्या बीत रही होगी, जिसने रात दिन की मेहनत करी होगी, और साथ में उनके माँ बाप साथ जुड़ते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये मुझे लगता है इसमें इस दिशा में सोच जानी चाहिए, और कुछ ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि ताकि जो ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं वो 10 बार ही सोचे, खौफ आ जाए उनके मन में। क्योंकि ये पेपर लीक का मामला, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स का जो धांधलेबाजी होती है, तो वहां पर ये कोई नया मामला नहीं है, ये भी एक रिवायत से चलती आई है। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि जब हम लोग, जब खासतौर पे नरेंद्र मोदी, हमें प्रधानमंत्री से बड़ी आशाएं हैं कि यहां पर वो कुछ ऐसे सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। रिफॉर्म्स की आवश्यकता हर एक जगह है, हर एक विभाग में जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है, आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे पहल होनी चाहिए कि आप जब तक जरूरी। और सबसे बड़ी बात साहब ये है कि हम तो ये बेसिक राइट की बात कर रहे हैं ना, इस बेसिक राइट में अगर धांधली होने लगे तो फिर किसके दरवाजे जाएंगे?
किससे कहेंगे कि भाई हमको न्याय दीजिए, किससे हम कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? उस बेसिक राइट में धांधली में अपना योगदान देने वाले 0.1% लोगों पर भी ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि डेफिनेटली एक नजीर सबके सामने आए, स्टूडेंट्स को एक राहत मिल पाए। दीपक जी, आपसे समझना चाहती हूं मैं ये बात। हालांकि आपने जिस बात का सर जिक्र किया कि 6 बच्चों जो एक ही एग्जाम सेंटर से आए, उसको लेकर ये जरूर कहा गया है कि ये कोइंसिडेंस है, जो आपने भी कहा, और दूसरा ये कि इस सेंटर का जो एवरेज रिजल्ट है वो वैसे भी देश भर के बाकी सेंटर से हमेशा बेहतर रहा है। ये जो उनकी तरफ से दलील दी गई है, मैं बस उसका जिक्र कर रही हूं। दीपक जी, आपके पास आते हुए, इस बीच में मुमकिन हो पाया होगा आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलना? क्या स्टूडेंट्स आज आए इस सुझाव से आपको सहमत नजर आए? आज वो ये कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई? क्या आज वो ये कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या आज वो ये मानते हैं कि उनको न्याय का एक अंश इस पहले फैसले के साथ मिला है? पूर्णिमा जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश में जो हालात है, जो आपने सवाल किए हैं, उसका सबसे सीधा सटीक जवाब ऐसे मिल जाता है कि आज भाजपा का कोई प्रवक्ता आपके पैनल पे नहीं है, सरकार का प्रवक्ता कोई सफाई देने के लिए, कोई इस मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं है। ये सीधा सीधा सा इसका प्रमाण है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पे उनके मुंह खुले, और जब मुंह खुलेंगे तो उनके मुंह से जो गंदगी निकलेगी वो पूरे देश को देखेगा। तो बहुत स्पष्ट है कि आपके पैनल को बायकॉट किया, नहीं तो भाजपा यहाँ तो दिन रात मंडराती रहती है, मैं तो यही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज यहाँ से गायब है। तो शिक्षा मंत्री की एक कौन सी मजबूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा घोटाला नहीं है पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। जितना हमको और आपको दिखाई नहीं दे रहा, उससे कई गुना बड़ा घोटाला है। अब 10 साल हो चुके हैं सरकार को। अब 10 साल में ये सरकार ये नहीं कह सकती कि पहले ऐसे होते हो रहे हैं, यहाँ हुआ वहां हुआ। 10 साल में आपको सारा सिस्टम दुरुस्त कर देना चाहिए था। बात यह है कि एक शहर में, झज्जर में जो सेंटर बनाया गया, तो वहां की प्रिंसिपल ने भी कहा कि हमारे यहाँ बच्चे लेट नहीं आए थे, इनको ग्रेस मार्क क्यों दिया। दूसरी बात मैं कहूंगा, दुनिया में शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि ग्रेस मार्क कोई प्रतियोगी एग्जाम में दिया गया, जबकि कहीं भी कोई भी प्रतियोगी एग्जाम में ग्रेस मार्क देने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। तो जो चमत्कार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा। हमें गर्व है पूर्णिमा जी कि दुनिया को हमने बेहतरीन डॉक्टर पैदा करके दिए। पूरे विश्व में भारतीय मेडिकल का, भारतीय आयुर्विज्ञान का, भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं का, भारतीय डॉक्टरों का डंका बजता है। पूरे दुनिया में भारतीय इंजीनियर्स का डंका बजता है। पूरे दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बजता है। वो क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा तंत्र को मजबूत किया था, हमने शिक्षा तंत्र को खोखला नहीं किया था। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब व्यापम घोटाले हुआ करते थे। तो व्यापम घोटाले की बहुत बड़ी सुरंग मध्य प्रदेश भोपाल से चली थी, अब दिल्ली तक आ गई है। भोपाल और दिल्ली का कनेक्शन होते हुए भाजपा सरकार ने मिल के पूरे देश को इस घोटाले की आग में झोंक दिया है। जो 24 लाख बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं एग्जाम के लिए कि डॉक्टर बनूंगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा, देश दुनिया में भारत माता का नाम करेंगे, अपने घर परिवार का नाम करेंगे, वो तो आज बैठ के कोने में रो रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं तो एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूं और वहां कई लोगों से मिलता हूं। कई परिवार के बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। उस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे अच्छे देश दुनिया के डॉक्टर चलाते हैं। वो आज डॉक्टर खुद इतने भयाक्रांत है, कह रहे कि ऐसा कैसे हो गया, सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। और डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो डॉक्टर आज 20 साल 30 साल की नौकरी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले, वो कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो डॉक्टर उस जमाने की बात कर रहे हैं जब। दीपक जी, मैं आपकी बात समझ गई, और इसीलिए जब मैंने आपसे जो सवाल पूछा, मैंने बिल्कुल उसमें आपसे ये नहीं पूछा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है, कांग्रेस इसको लेकर क्या करना चाह रही है, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं चाहती थी कि ये एक
पॉलिटिकल मुद्दा बने। मैं लिटरली मैं ये नहीं चाहती कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बने, लेकिन हाँ, इसको लेकर आपने जब सवाल उठाए, जब आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो साथ में इससे पहले राणा जी ने राजस्थान का जिक्र किया जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। आपने इस बात का जिक्र किया कि डॉक्टर्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, तो वो बताने के लिए नरेश चावला जी से बेहतर अभी पैनल में कौन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आज बीजेपी इस पैनल का हिस्सा नहीं है और इसीलिए हाथ कंगन को आसी क्या एक्सपोज हो गए वो। तो ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जिस पर कांग्रेस भी अपने प्रवक्ता को नहीं बैठाती है सर। तो अगर हम इसको उस नजरिए से देखेंगे तो कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं, बीजेपी पर सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से दीपक जी है, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहती कि ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर उठाया जाए। इसके समाधान की बात हो रही है और समस्या के जड़ की बात हो रही है कि कहां से उठा और कैसे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्णिमा जी, एक कह के निकल जाना कि इसको पॉलिटिकल टूल मत बनाइए, आपके लिए और आपकी पत्रकारिता के लिए बहुत आसान हो सकता है। आपकी एक अपनी लाइन हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो सरकारें नहीं, मैं तो डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ इसको? मैं डिनाई नहीं कर सकती इसको, लेकिन मैं चाहती नहीं कि ये राजनीति का मुद्दा बने। मैं डिनाई नहीं कर रही हूं, मैं चाहती नहीं कि ये राजनीति का मुद्दा बने। और घूम फिरकर बार बार जो आप मेरी और मेरी पत्रकारिता पे दीपक झा आ जाते हैं ना, तो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा रिफ्रेन किया कीजिए हर बात पर। पत्रकार और आपकी पत्रकारिता और आपके लिए बहुत आसान, ये सब अब बहुत ही मतलब मैं आई मस्ट कंसिडर इट एज अ वेरी फाउल लैंग्वेज दीस डेज, और इसकी जरूरत नहीं है, आप ये समझिए। अभी तक मैं आपको पिछले 4 मिनट से सुन रही थी, सब अच्छा था। एक सवाल मैंने आपसे काउंटर में पूछ लिया, राजस्थान का मैंने जिक्र कर दिया, मैंने इसको पॉलिटिसाइजेशन इसके होने की बात कर दी, तो आपने मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठा दिए साहब। क्या बोलूं मैं इसके बाद?